बहुत देर तक मैं उस इमारत का जायजा लेता रहा। फिर मैंने एक ऊंचे टीले पर चढ़कर ये देखा कि इमारत के अकब में कोई बाकायदा आबादी फैली हुई है या फिर आबादियों से फासले पर यह इमारत आबाद है। अंदाजा हुआ कि किसी सरफिरे ने आबादियों से दूर ये इमारत बना डाली है। मकसद क्या है ये तो वही जानता होगा। मैं आहिस्ता कदमों से उस इमारत की जानिब चल पड़ा। बड़ा सा दरवाजा अंदर से बंद नहीं था और मैंने थोड़ा सा उसे खोला तो वो खुल गया। दरवाजे के दूसरी जानिब एक चौड़ी सी राहदारी दूर तक चली गई थी। चूंकि उस पर छत पड़ी थी इसलिए दूसरी तरफ दाखिल होते ही अंधेरे का एहसास हुआ, और चूंकि दिन की रोशनी हर छोटी से छोटी जगह से निकलकर अपना मुकाम बना लेती है इसलिए उस वक्त भी उस अंधेरे के बावजूद अंदर के मनाजर नजर आ रहे थे। उस राहदारी के इख्तिताम पर भी एक दरवाजा था। मुझे हैरत हुई कैसी है ये इमारत और इसके मालिक ने इसे क्यों छोड़ दिया। इसके यहाँ जाए वकूअ का क्या मकसद है। इसके बाद ये बात आसानी से समझ में नहीं आ रही थी। मैं आगे बढ़ता चला गया। फिर जब मैंने दूसरे दरवाजे को खोलकर अंदर कदम रखा तो मेरी बेनाई ने मेरा साथ छोड़ दिया। अंदर घुप अंधेरा छाया हुआ था और समझ में नहीं आ रहा था कि उस तरफ क्या है। कोई है यहाँ। मैंने जोर से आवाज लगाई और मेरी आवाज की बाज़गश्त देर तक सुनाई देती रही। एक अजीब सा वहशत अंगेज माहौल था। मैंने फिर जोर से आवाज लगाई, कोई है? अगर है तो मुझसे बात करे, मैं बात करना चाहता हूँ यहाँ के मकीनों से। एक बार फिर चारों तरफ की दीवारें मेरे अल्फाज उगलने लगीं और फिर दूर काफी फासले पर रोशनी की एक मध्यम सी किरण उभरी। शायद किसी ने मशाल जलाई थी। वैसे मैं ये देख चुका था कि इमारत के आसपास बिजली के तार नहीं, अंदर बिजली की रोशनी तो हो नहीं सकती। अंदर किसी ने यकीनन मोमबत्ती जलाई थी। मैंने जोर से आवाज दी, मैं इधर हूँ, मेरी रहनुमाई करो, तुम जो कोई भी हो, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। ये अल्फाज अदा करके मैंने इंतजार किया और रोशनी की मध्यम किरण अब भी लपक रही थी, लेकिन ना कोई आवाज सुनाई दी, ना कोई सरसराहट। कोया जिसे मैंने पुकारा था या तो वो बाहर निकलकर मुझसे मिलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था या फिर आगे आने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था। चुनाचे मैं खुद ही एक एक कदम फूंक कर आगे बढ़ता रहा और रोशनी की उस निशानदेही पर मैं एक और दरवाजे तक पहुंच गया। उस दरवाजे को मैंने टटोल कर देखा और फिर जोर से धक्का दिया। दरवाजा खुला तो दूसरी कोई शमा नजर नहीं आई। ये एक गोल सा सेहन सा बना हुआ था जिसमें ज्यादा तारीकी नहीं थी। यहाँ लंबी लंबी घास उगी हुई थी। एक तरफ एक दरख्त भी था जिस पर एक भी पत्ता नहीं था, लेकिन वो खासा वसी इलाके पर फैला हुआ था। समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसी जगह है। मैं अब ये महसूस करने लगा कि शायद मुझे इस खामोश इमारत में नहीं आना चाहिए था, लेकिन फितरत में एक जुनून, एक दीवानगी शुरू ही से बसी हुई थी। अब यहाँ आ गया हूं तो देखूं तो सही कि क्या सूरत हाल है, क्या किस्सा है। बिल्कुल सामने एक और दरवाजा नजर आ रहा था। यहाँ से भी वैसी ही मध्यम मध्यम रोशनी आ रही थी जैसे पहले मुझे नजर आई। ना जाने क्यों अब मुझे यहाँ कर एहसास हो रहा था कि यह इमारत तिलिस्मी है और कोई आम इमारत नहीं। माहौल पर ऐसा दहशतनाक सन्नाटा था कि दिल की धड़कनें चीख उठी। मैंने आहिस्ता आहिस्ता सेहन का अबूर किया। लंबी लंबी घास में ऐसी सरसराहटें उभर रही थी जैसे सांप रेंग रहे हों। सूखे पत्ते जो गालिबन उसी दरख्त से झड़े थे मेरे पैरों के नीचे आकर चिरचिराते तो ऐसा महसूस होता कि जैसे मैंने किसी के पांव पर पांव रख दिया हो और वह तकलीफ से चीख उठा हो। यहाँ तक कि सेहन अबूर करके मैं उस दरवाजे तक पहुंच गया। असूली तौर पर मुझे चाहिए था कि मैं यहाँ से भाग जाता। असूलों से नफरत थी। असूलों ने तो मुझे इस जगह तक पहुंचाया। मैंने उस दरवाजे को दबाया तो वो अंदर को दब गया और मैंने आखिरकार अंदर कदम रख दिए। अलबत्ता इस बार मैं एक वसीअरीज कमरे में दाखिल हुआ जिसमें छत में लगे हुए फानूस में लातादाद शमें रोशन थीं और उस जर्द रोशनी ने इस वसीअरीज कमरे के माहौल को उजागर कर दिया। बहुत ही कदीम तर्ज का फर्नीचर यहाँ पड़ा था जिसका रंग मिट्टी से हटकर अपनी असल रंगत खो बैठा और उसे मिट्टी के रंग का ही कहा जा सकता था, लेकिन उसकी बनावट और अंदाज से पता चलता कि लाखों रुपए की मालियत का फर्नीचर है। फर्श पर कालीन भी बिछा हुआ था, लेकिन गर्द की एक दबीज और बदबूदार तह उसके फर्श पर जमी हुई थी। ऊंची छत पर लटके हुए फानूस पर भी गर्द उतनी ही मोटी तह जमाए हुए थी। हर तरफ मकड़ी के जाले लटके हुए थे। एक तरफ आतिशदान में मध्यम मध्यम सी जर्द रोशनी हो रही थी जिससे उस कमरे की फिजा में हल्की हल्की गर्मी महसूस की जा सकती थी। फिर अचानक ही मुझे यूं लगा जैसे ऊपर लगे फानूस की शुआएं रोशनी तेज करने लगी हों और कमरे का माहौल नुमाया से नुमाया होता जा रहा हो। एक लम्हे के लिए मेरे दिल से खौफ की एक लहर गुजरी। ये अमल जो हो रहा है गैर इंसानी अमल है। आहिस्ता आहिस्ता मेरी रीढ़ की हड्डी में सर्द लहरें दौड़ने लगीं और मुसामात से हल्का हल्का पसीना उभरने लगा। मैं एक बार फिर ये सोचने लगा कि मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। ये खौफनाक इमारत मेरे लिए किसी बड़ी मुश्किल का बायस ना बन जाए।
फिर अचानक ही एक और एहसास दिल में उभरा। आलम अली ने कहा था कि अगर ये किसी मुश्किल का शिकार हुआ तो देखेंगे कि क्या होता है। मैं तो अंधेरों का मुसाफिर था और जानता था कि मुझे जिंदगी भर इन तारीकियों का सफर करना है, और रोशनियों से मेरा क्या ताल्लुक, जो इंसान की जिंदगी में जीने का एहसास पैदा करती हैं। लेकिन अब इस इमारत के बारे में क्या सोचूं कि क्या करना चाहिए? वापस लौट जाऊं या देखूं कि आगे के लिए कौन से रास्ते मुतय्यन किए गए हैं? जिंदगी कितनी कीमती शय है, कोई जीने वालों से पूछे जो किसी भी तौर मरना नहीं चाहते। काफी देर तक मैं उस पुरस्कार कमरे में खड़ा सोचों में गुम रहा, और उसके बाद मैंने सोचा कि कम से कम यहाँ का थोड़ा सा जायजा और ले लूं, और उसके बाद घर से बाहर निकल जाऊं। जो फरेब का घर नजर आ रहा था, मेरी निगाहों ने आखिरकार उस दरवाजे को भी देख लिया। अब तक यही करता आया था, एक के बाद एक कमरे में, चुनाचे उस दरवाजे को भी खोलकर देख लिया जाए। इतना तो मुझे अंदाजा हो रहा था कि मैं इस तिलिस्मी घर में एक तिलिस्मी माहौल में फंस गया हूं, और दरवाजा तो ये भी बंद नहीं होगा। और मेरा ख्याल बिल्कुल दुरुस्त था। दरवाजे को देखकर साफ महसूस हो रहा था कि उसको मुद्दत से नहीं खोला गया। दूसरी तरफ तारीकी ही तारीकी थी। मुझे कुछ सूझा और मैं वापस पलटा। फिर एक ऊंची चीज पैरों के नीचे रखकर फानूस से एक शमा निकाली और उसे संभाले हुए दरवाजे के करीब पहुंच गया। दरवाजा खोलकर मैंने अंदर की तरफ झांका तो शमा की रोशनी में मुझे एक बड़ा और वसी कमरा नजर आया। यहाँ भी फर्श ऐसा ही लग रहा था जैसे यहाँ भी इंसानी कदमों का गुजरना हुआ हो। दीवारें उजड़ी हुई और उनसे टूटी फूटी सुर्खी झांक रही थी। एक तरफ जीना बना हुआ जो ऊपर छत में जाकर गुम हो गया। ये कमरा पहले कमरे से भी ज्यादा अजीबोगरीब था। अचानक मुझे यूं लगा जैसे छत पर कोई चल रहा हो। मैं चौंक कर ऊपर देखने लगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऊपर आने वाली आवाजें और तेज हो गईं। बिल्कुल यही अंदाजा हो रहा था कि जैसे छत पर कोई चहलकदमी कर रहा हो। एक बार फिर मैंने यहीं खड़े होकर आवाज दी, अगर यहाँ कोई है तो मुझसे मुलाकात करो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। कौन है यहाँ? कोई है? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अलबत्ता कदमों की चाप रुक गई। मैं कुछ लम्हे सोचता रहा और फिर उसके बाद मैंने उन सीढ़ियों पर कदम रखा। फिर मैं आगे बढ़ता चला गया। सीढ़ियों का इख्तिताम एक दरवाजे पर हुआ और अंदर यकीनी आवाजें बुलंद हो रही थीं। मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। सामने वाले दरवाजे में एक ताबूत सा रखा हुआ था। इतना बड़ा ताबूत जिसमें इंसानी जिस्म आ जाए। मैंने अपने आप को गैर इंसानी फितरत का मालिक कभी नहीं कहा। उस ताबूत को देखकर मेरे दिल में एक खौफ बेदार हो गया। एक लम्हे के लिए दिल ने अंदर से कहा, भाग जाऊं, क्या फायदा मुसीबतों को सर लेने से। कोई और ऐसा वाक्य ना हो जाए जिस पर बाद में मुझे अफसोस करना पड़े। लेकिन तजस्सुस, ये सरकशी ही मेरे लिए मुश्किलात का बाइस बनी और उस वक्त भी तजस्सुस से पीछा न छुड़ा सका। एक एक कदम आगे बढ़ा और ताबूत के करीब पहुंच गया। फिर मैंने ताबूत में झांका। मेरे जहन को एक शदीद झटका लगा। हरचंदी ताबूत में लेटा हुआ था। उसकी आंखें खुली हुई थीं और वह मुझे देख रहा था। मेरे कदम पथरा से गए और मैं फटी फटी आंखों से उसे देखने लगा। तब वो मुस्कुराया और फिर हंसता हुआ उठकर बैठ गया। खूब मजे कर लिए, खूब साजिशें कर ली मेरे खिलाफ। मैं फंस गया उन लोगों के जाल में। अरे मिर्जा जी हमारे मुकाबले पर क्या आ सकती हैं। एक दाव मार लिया उन्होंने तो समझा कि हरचंदी चित हो गया। मगर मांग ली थी ना आग वालों से मदद। ना मांगता तो फिर देखते हम उस मिर्जा जी को। और तू बड़ा गद्दार निकला। अरे तू तो बड़ा ही गद्दार निकला। क्या मिलेगा तुझे? अब बहुतान भुगतेगा ना। हमारा तेरा साथ ही कितना रहा। तू हमसे पहले का पापी है। पाप तो तू खुद कर रहा है। हमने तो सिर्फ ये सोचा था कि चल कोई बात नहीं, तुझे अपने साथ लगा लेंगे और उन सबसे बदले ले लेंगे। बदले तो लेने हैं हमें उनसे। मगर क्या होगा? तेरा क्या होगा? अरे पागल, हमने तो तुझसे पहले कहा था कि मुश्किल तो पेश आएगी, तुझे हमारा साथ देना होगा। और पागल, ये सब तो करना होगा तुझे, क्योंकि तू करता चला आया है। मगर हमारा नुकसान कर दिया है तूने। मानना नहीं चाहिए था तुझे उनकी बातों को। बड़ी मुश्किल से हमने तुझे यहाँ बुलाया है। अब तेरे लिए हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने चौंक कर उसे देखा और कहा, कैसी मेहनत हरचंदी? उनके सामने भीगी बिल्ली क्यों बन गया था? क्या बिगाड़ लेते तेरा? क्या हक था उन्हें तेरे जीवन पर? मिर्जा जी की बात और थी, उन पर तो हमने दाव मारा था। निकल गए हमारे दाव से। ऐसा तो होता ही है, कभी रेल कभी जेल। मगर मिर्जा जी ने यह समझ लिया कि आग वालों का सहारा लेकर वो हरचंदी को रास्ते से हटा देंगे। तो ये तो मुश्किल है। सुन, उन्होंने तुझे जो पट्टी पढ़ाई है ना, दिमाग से निकाल दे उसे। इस संसार में नेक बनकर जीना बड़ा मुश्किल है। ऐसे लातादाद लोग होते हैं जिनका दिल नेकियों के लिए तड़पता है, लेकिन वो तड़पते हुए ही इस संसार से चले जाते हैं। कुछ नहीं मिलता उन्हें, बल्कि लोग कहते हैं बावले हो गए हैं। क्या नेकी करने वाले नेकी करके सड़कों पर मर तो रहे हैं। संसार में कोई मुकाम हासिल करना है तो नेकी बदी के ख्याल को दिल से निकाल दो। और क्यों फंसा था उनके जाल में?
पर हम तुझे दोषी नहीं समझते। वजह यह है कि सब कुछ तेरा किया धरा नहीं है, सब कुछ फंसा था उनके जाल में और हमारी वजह से फंसा था। और हमने तरकीब सोच ली है। कैसी तरकीब? 7 दिन तक तुझे एक जाप करना पड़ेगा। खाने पीने के लिए कुछ नहीं होगा, बस इंसानों का खून पीना पड़ेगा। 7 इंसान हलाक करके उनका खून पिएगा तू, और तेरी आत्मा धुल जाएगी। उसके बाद देखेंगे शमशाद मियाँ को। जब हम तेरा मन ही अंदर से साफ कर देंगे तो फिर वो कौन से मन में नेकियां दिखाएंगे। हमारा नाम भी हरचंदी है, भूल गए थे मिर्जा जी कि वास्ता किससे पड़ा है। हरचंदी, ये बात तो तू भी अच्छी तरह जानता है कि वहां तू जबरदस्ती मेरे कंधों पर आ बैठा था। मैंने खुद तुझे नहीं पुकारा था, खुद आवाज नहीं दी थी। तू धोखे से मुझ पर मुसल्लत हो गया। बाकी रहा मेरे माजी का मामला, तो माजी में मैंने जो कुछ किया, कभी कभी हरचंदी वाकई मुझे उस पर बड़ी शर्मिंदगी होती है। पहले तो मैंने कभी नहीं सोचा था उस बारे में, लेकिन अब सोचता हूं तो एक एहसास होता है कि गुनाहों में तो बचपन से अब तक की जिंदगी मैंने गुजारी। और हरचंदी, तू तो ये बात हरगिज नहीं समझेगा, ना जानेगा। मैं जानता हूं अच्छी तरह, गुनाहों की ये जिंदगी मैंने अपनी पसंद और मर्जी से नहीं गुजारी, बल्कि मुझे किसी ने सहारा ही नहीं दिया। जो दिल में आया, दिमाग में आया, करता रहा। अब ये सोच रहा हूं कि ऐसे लोग मिले हैं तो क्यों ना थोड़ी सी कार्रवाई करके देखूं। मतलब क्या है तेरा? हरचंदी ने सवाल किया और मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मैंने कहा, हरचंदी, तूने बड़ा जबरदस्त तिलिस्म खाना बनाया हुआ है, और कोई भी अगर यहाँ दाखिल होता होगा तो खौफजदा हो जाता होगा, डर के मारे दम निकल जाता होगा उसका। लेकिन तूने देख लिया कि मैं इससे खौफजदा नहीं हुआ। मैंने तेरे इस तिलिस्म खाने की कोई परवाह नहीं की। हरचंदी, इसकी वजह यह है कि मैं जरा मुख्तलिफ किस्म का आदमी हूँ। शुरू ही से मेरी तरबियत कुछ गलत रही है। मैं खौफजदा नहीं होता हरचंदी, इसमें कोई शक नहीं कि मैं इंसान हूँ। लेकिन अगर तुझे मेरे माजी के बारे में मालूम है तो तुझे इस बात का अंदाजा होगा कि माजी में मेरी क्या कैफियत रही। आज भी मैं वही हूँ। बेशक तूने बहुत से मरहलों पर मुझे जेर कर दिया था, लेकिन ये सब कुछ मुस्तकिल नहीं हो सकता। हरचंदी, मैंने गुनाह किए हैं। उन लोगों के एहसास दिलाने पर मुझे अपने गुनाहों का एहसास हो गया। लेकिन किनारे की मंजिल में भी दाखिल होकर देखूं, ये तो देखूं कि बदी के मैदान जिस कदर खूबसूरत होते हैं उनका इख्तिताम कहाँ होता है, और नेकियों की दुश्वार गुजार चढ़ाइयाँ किस बुलंदी पर जाकर ख़त्म होती हैं, और उनके इख्तिताम पर क्या है। पागल के बच्चे, सारा किया धरा चौपट कर रहा है। मैंने बड़ी मेहनत की है तुझ पर। मैं कहता हूँ कि तेरे दिल में यह तस्वुर ही कैसे आया कि तू नेकियां करके देखे, अपने उन गुनाहों का कुफ्फारा अदा करेगा। बाउले, इंसान की एक मंजिल होनी चाहिए, एक म्यार होना चाहिए। ये क्या, घड़ी में तोला घड़ी में माशा। आज कुछ सोचा, कल कुछ सोचा। ऐसा इंसान तो कुछ नहीं बन सकता। हम तो तुझे शक्ति दे रहे थे, एक ऐसी शक्ति जिसे पूरा करने के बाद इस संसार में तेरा एक मुकाम होता, बड़ा मान होता तेरा। लेकिन तू तो सब कुछ खोने पर तुला हुआ है। ये तो कोई अच्छी बात नहीं। अपने दिल से ये सारे ख्याल निकाल दे। जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो कर। तू मिर्जा शमशाद बेग के चक्कर में पड़ गया है। मैं तुझे इस चक्कर से निकाल लूंगा और हम यहाँ से दूर निकल चलेंगे, और बाद में देखेंगे कि ये आतिशज़ादे क्या कर सकते हैं। जवाब में बस मैं मुस्कुरा दिया। मैंने कहा, मगर मैं कुछ नए तजुर्बात करके देखना चाहता हूँ हरचंदी। हरचंदी ताबूत से निकलकर बाहर खड़ा हो गया। अब वो खूंखार निगाहों से मुझे देख रहा था, लेकिन मैंने भी उसकी आंखों में आंखें डाल दी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हरचंदी, तू भी मेरे बारे में अच्छी तरह जानता है। जिंदगी में तजुर्बों के अलावा और किया ही क्या है। बहुत कुछ खोया है मैंने। जो दिल में आया है हमेशा ही किया है, कभी उस पर समझौता नहीं किया। तू ये समझ ले कि मैं जरा ये मजा भी चखना चाहता हूँ। लानत हो तुझ पर, लानत हो। देख लेना, जीवन तंग कर देंगे तुझ पर। तूने हमारे सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, हम तेरे जीने के रास्ते बंद कर देंगे। ऐसा सलूक करेंगे तेरे साथ कि तू मौत मांगेगा तो तुझे मौत भी नहीं मिलेगी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हरचंदी, इसी तरह का इंसान हूँ। जब कोई बात दिमाग पर चढ़ जाती है तो समझ लो उसके लिए मैं जिंदगी को बेहकीकत चीज समझता हूँ। अरे जिंदगी तो हरचंदी आने जाने वाली चीज है, कोई अपने आप को जाने से रोक नहीं सकता। दुनिया से बहुत जंग की है मैंने, लेकिन एक बात बता दूं, कभी ये नहीं सोचा कि हर जंग में जीत मेरी होगी। जो दिल चाहे तेरा कर ले। अब मैं देखता हूं कि जिंदगी का ये दूसरा मजा कैसा है। ठीक है, जा मेरी तरफ से भाड़ चूल्हे में। देखूंगा तुझे कि तू क्या करता है। छोड़ूंगा नहीं तुझे। जिंदगी के सारे रास्ते तुझ पर बंद कर दूंगा। जा, गर्क हो काली दलदल में जा, निकल जा यहां से। अब तू मेरे लिए कुछ नहीं रहा। मैं हंसता हुआ वहां से चल पड़ा। उस इमारत में जो मुझ पर बीती थी, बिलाशुबा वो बड़ी खौफनाक थी, लेकिन फितरतन में ऐसा ही था। बाहर का मंजर बिल्कुल तब्दील हो गया। मैं इमारत से बाहर आया तो खुद को एक बार फिर एक वीरान इलाके में पाया। मैंने ये अंदाजा तो लगा ही लिया कि मैं बस एक अनोखे शहर में फंसा हुआ हूँ, और मेरी जिंदगी अगर तजुर्बात में गुजरे तो ज्यादा दिलकश होती है। मैं आगे बढ़ता रहा, कुछ सोचे समझे बगैर। देखता हूँ आगे क्या होता है।
वक्त मेरे लिए क्या फैसले करता है। यहाँ तक कि गहरी रात छा गई, ना जाने क्या बज गया था। उस वक्त जिस जगह मैं पहुंचा था वहां दरख्त बिखरे हुए थे, चारों तरफ हू का आलम तारी था। कुछ फासले पर पानी का शोर उभर रहा था। ये आवाज मेरे कानों तक आ रही थी, लेकिन थकन इस कदर गालिब हो चुकी थी मुझ पर कि अब कोई और एहसास नहीं रह गया। यहाँ तक कि इस थकन से मजबूर होकर जहां था वहीं लेट गया। खूब गहरी नींद आ गई। सुबह को जागा जब कहीं दूर से अजान की आवाज सुनाई दे रही थी। ये आवाज मेरे पूरे वजूद पर अजीब तरह से असर अंदाज हुई। पता नहीं दिमाग कहाँ खो गया था। फिर मैं वहां से आगे बढ़ गया। रात को पानी का जो शोर सुनाई दिया वो अब भी सुनाई दे रहा था। मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा तो मैंने दूर से उस दरिया को देखा जो अच्छा खासा वसी और अरीज था। पानी बर्क रफ्तारी से अपना सफर तय कर रहा था और लहरें झाग उड़ा रही थीं। मैंने करीब पहुंचकर देखा तो पानी ज्यादा गहरा नहीं था, इतना साफ शफाफ कि दिल चाह के उतर कर नहाऊं। और उसके बाद फिर मैं दरिया के पानी में नहाने लगा। नहाकर बाहर निकला तो घंटियों की मुतरन्नम आवाज सुनाई दी और मैंने चौंक कर उधर देखा। एक बड़ी अच्छी शक्ल थी, चौड़ा चकला बदन, सफेद दाढ़ी, भेड़ें चरा रहा था, सर पर एक बड़ा सा कपड़ा बंधा हुआ। मुझे देखकर रुक गया और फिर मेरे करीब पहुंच गया। कौन हो बाबूजी? उसने सवाल किया और मैं हंस पड़ा। मैंने कहा, नाम तो तुमने खुद ही ले लिया है मेरा। हमने नाम लिया है? वो हैरत से बोला। तो और क्या? अरे हमने कहा नाम ले लिया है भाई, बाबूजी कहा है तुमने मुझे। लो, ये कोई नाम होता है? फिर क्या होता है? बस जी ऐसे ही, जब किसी को पुकारती हैं तो बाबूजी कह देती हैं। तुम शक्ल से बाबूजी जो लग रहे हो। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने बाबूजी कह दिया। बाबा, ओ बाबा। दूर से एक नुस्वानी आवाज सुनाई दी और मेरी निगाहें उस तरफ उठ गईं। सांवला सलोना चेहरा, सादा से नकूश, 19-20 साल की उम्र, जवानी की आग में तपे हुए सांस, काजल भरी आंखों में दौड़ती जिंदगी। मुझे अपनी तरफ देखते पाकर आंखें झुक गईं। चेहरे का रंग बदला, फिर आंखें, फिर घूरते हुए अंदाज में मुझे देखा, फिर झुक गईं। होंठ आहिस्ता आहिस्ता कपकपाए, जैसे उन्होंने कुछ कहा हो मगर बेआवाज। वो ज्यादा फासले पर नहीं थी। बूढ़े शख्स ने कहा, क्या बात है रज्जो? बाबा, वो तरकारी तोड़ ली है, क्या पकाऊं? अरे वाह रे वाह। बूढ़े ने 2 अजीब से अल्फाज मुंह से अदा किए, फिर मेरी तरफ देखने लगा और बोला, भाई कहीं से आ रहे हो? हाँ, कहाँ से? बस ये समझ लो कि दुनिया के दूसरे सिरे से। अरे भाई इतनी दूर क्यों निकल गए थे? वो बोला और मुझे उसकी मासूमियत पर बेख्तियार हंसी आ गई। टहलता हुआ चला गया था। बाप रे बाप, कैसा है दूसरा सिरा? अरे सुनो, बात सुनो, हमारे मेहमान बनोगे? सोच लो, जबरदस्ती के मेहमान अच्छे तो नहीं होते। अरे छोड़ो भाई, अच्छे बुरे हमारे यहाँ मेहमान आता ही कौन है? ना कोई रिश्ता ना नाता। ऐसा लगता है सारी दुनिया में सब एक दूसरे के हैं, हमारा कोई है ही नहीं। ना कोई मिलने वाला ना जुलने वाला। हाँ, रज्जो की कुछ सहेलियां हैं मगर वो बड़ी दूर रहती हैं, पर उनके घर वाले भी कभी इधर नहीं आते। हम खुद ही रज्जो को बस्ती में छोड़ आते हैं। मगर सुनो, अगर तुम वाकई मुसाफिर हो तो हमारे मेहमान बन जाओ, बड़ी खुशी होगी हमें। खुशी तो मुझे भी होगी, लेकिन जबरदस्ती का मेहमान बनते हुए थोड़ी सी शर्म भी आती है। अरे हम खुद दावत दे रहे हैं तुम्हें, परेशानी की क्या बात है? तो फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं क्या करूं पापा? रज्जो ने पूछा। जारी, बढ़िया सी सब्जी पका, बाजरे की रोटी बना, मजा आ जाएगा आज तो। मेहमानों के साथ खाएंगे। भैया बैठो, नाश्ता कर लिया है क्या? कहाँ किया है नाश्ता? अरे रे रे रे, ऐसा करते हैं दूध मंगवाए देते हैं, गुड़ डालकर उसमें बाजरे की रोटी डालकर खाना। जरा देखो तो सही तुम शहर के लोग, ये नाश्ता मजे दे जाएगा तुम्हें। मिल जाए तो क्या बात है बाबा। रज्जो जा दूध ले आ, और रोटी तो रात की बच रखी होगी, बस उसे ही बारीक बारीक करके दूध में भिगो देना और गुड़ पीस कर डालना, कहीं उसकी डलियां ना रह जाएं। ठीक है बाबा। अब जरा मैं अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान के नाम वगैरह से भी वाकिफ हो जाऊं। ये अच्छा नहीं होगा, मैंने कहा। अरे क्या बातें करते हो बाबूजी, तुम शहर के लोगों की बस बातें ही तो मीठी होती हैं, हमको ये बातें करना नहीं आती। नहीं बाबा, जो सादा बातें तुम कर रहे हो ना, उनका मजा ही कुछ और है। आओ बैठो, इलियास है हमारा नाम, इलियास खान। तुम चाचा कह सकते हो या चाचा इलियास खान, अब कुछ ना कुछ तो तुम्हें कहना ही होगा। उम्र का फर्क भी है, हमें भी अच्छा लगेगा। वही बात आ जाती है कि दुनिया में कोई है ही नहीं जो ताया चाचा मामू फूफा कुछ भी कहे। अकेले हैं और बस हमारी रज्जो। रज्जो आपकी बेटी है? हाँ, बेचारी की माँ 8 साल पहले मर गई। इतनी सी थी, बिल्कुल ज्यादा उम्र नहीं है इसकी, बस एकदम जंगल की बैल की तरह बड़ी है, पर अकल नाम को नहीं, बस बच्चों की तरह खेलती है हमारे साथ। और क्या करे बेचारी, हम हैं और वो है। हम तो ये सोचते हैं कि बेटियों को पराया धन कहा जाता है। ये पराया धन धनवान के पास चला गया तो हमारा क्या बनेगा? अरे छोड़ो, हमने किन बातों में लगा लिया तुम्हें, बैठो। उसने एक पत्थर की तरफ इशारा किया और मैं बैठ गया।
कुर्बजुआर में भेड़ें चर रही थीं। मैंने कहा, ये आपकी भेड़ें हैं? हाँ भैया, यही है बस हमारा सरमाया, इन्हीं में जिंदगी गुजार रही हैं। भेड़ें चराते हैं, इनका दूध पीते हैं, साल के साल ऊन बेच देते हैं, बस काम चल जाता है। अल्लाह ने रज्जो के लिए बंदोबस्त कर दिया है, पर हमने इस झोंपड़ी में इसका कुछ नहीं रखा। एक हैं हमारे जानने वाले, उनके घर में अपनी जमा पूंजी रख दिया करते हैं। कमजोर आदमी है भैया, और तुम जानो बुरे भले लोग दुनिया में होते ही हैं। हम भला इसकी क्या हिफाजत कर सकते हैं? हम तो कभी कभी रज्जो के लिए भी डरते हैं, पर अल्लाह का भरोसा भी कोई चीज होती है। वो बातें करता रहा, ऐसी अनोखी, ऐसी दिलचस्प बातें जो मुझे अच्छी लग रही थीं और मैंने जिंदगी में बहुत कम सुनी थी। नई जिंदगी के आगाज के बाद ये पहले दो अफराद थे जो मुझे मिले। सांवली सलोनी रज्जो भी मुझे बहुत पसंद आई, लेकिन इसके बाद मैंने अपने दिल में कुछ तब्दीलियां पैदा की। जो नसीहत मुझे की गई थी उनमें यह नसीहत भी थी कि इंसान का अपना एक म्यार होता है। जरूरी नहीं है कि हर जगह छांव देकर पांव फैला दिए जाएं, ये एक नाजायज अमल है। नाश्ता बड़ा अजीब, बड़ा अनोखा था, लेकिन इतना पुरलुत्फ के लुत्फ आ गया। फिर वो मुझे मेरे झोंपड़े में ले गया और मैंने उसका झोंपड़ा देखा। कच्ची मिट्टी की दीवारों से बना हुआ कमरा, छत घास फूस से बनी हुई, बाहर एक अहाता जिसमें कुछ चारपाइयां पड़ी हुई। बस यूं समझ लो कि एक क्लासिकल जगह थी जिसमें आकर लुत्फ आया। बाद में उस जगह के बारे में तफसीलात मालूम हुई। अलियास एक छोटी सी जमीन के टुकड़े का मालिक था। उम्र ज्यादा होने की वजह से उसने ये टुकड़ा किसी और को काश्त करने के लिए दे दिया और अब रज्जो उसकी अकेली बेटी थी। भेड़ों के दूध और ऊन से इन लोगों का काम चलता। थोड़े फासले पर जमीन के एक छोटे से कथे में तरकारियां लगा रखी थीं जो आम तौर से उनके अपने इस्तेमाल में ही आती। उसने कहा, यहाँ से कहाँ जाओगे और क्या कहकर पुकारूंगा तुम्हें? नाम तो बता चुका हूं अपना। अरे कहाँ बताया था भाई? अरे हमसे हमारा नाम भी पूछ लिया था, बस अपना नाम तो तुमने बताया ही नहीं। आप शायद भूल गए हैं। मैंने कहा, अगर भूल गए हैं तो दोबारा बता दो भैया, मेहरबानी होगी तुम्हारी। यूसुफ है मेरा नाम। अच्छा अच्छा, बड़ी खुशी हुई तुमसे मिलकर भैया। यही कहा जाता है ना? हाँ भैया, कुछ दिन रहो यहाँ, मन चाहे तो जिंदगी यहीं गुजार लो। खैर, जिंदगी तो मैं यहाँ नहीं गुजार सकता अलियास चाचा, लेकिन अगर तुम इजाजत दो तो थोड़े दिन यहाँ गुजार दूंगा। तुम्हारे तरकारियों के खेत पर काम करूंगा। अरे भैया, जरा चलकर तो देखो, ढेर की ढेर तरकारियां उगे हैं और हम तुम्हें बता चुके हैं हमारे बदन में अब जान नहीं है। बस्ती ले जाकर बेचें तो अच्छे खासे पैसे हाथ लग जाएं। तुम ऐसा करो, हमारे साथ साझे में काम कर लो। मैं तैयार हूं अलियास चाचा। तो ठीक है। अरे रज्जो, खाना जरा बढ़िया सा पकाना। अब यूसुफ हमारे मेहमान हैं, हमारे साथ ही रहेंगे। वक्त गुजरता रहा। रज्जो की झुकी झुकी निगाहें मुझे ना जाने क्या क्या पैगाम देती थीं, लेकिन फैसला तो यही किया था कि जब माजी की जिंदगी को खैरबाद कह दिया है और उन बुजुर्गों से वादा कर लिया है जो मेरी मदद पर आमादा हो गए हैं, तो फिर बेहतर है कि अपने आप को थोड़ा सा तब्दील कर लिया जाए। मैं तरकारियों के खेतों पर काम करने लगा। रज्जो से अक्सर मुलाकातें होती रहती। अलियास चाचा इतने सादा लोग थे कि उन्होंने कभी हम दोनों पर गौर ही नहीं किया। लेकिन एक दिन रज्जो ने शर्माते हुए कहा, कुछ मालूम है तुम्हें? क्या? बाबा तुम्हारे बारे में मुझसे पूछ रहा था। वो शर्माती हुई बोली, क्या पूछ रहा था? पूछ रहा था मैं कैसा लगता हूं। किसे? मुझे और किसे? वो दांतों में उंगली दबाकर बोली। तो फिर तुमने क्या जवाब दिया? कह दिया ना। क्या कह दिया? अरे बावले हो, बिल्कुल खुद समझ जाओ क्या कह दिया। मैं रुककर उसे देखने लगा। वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। माजी में औरत मेरे लिए कोई अहम हैसियत नहीं रखती थी, लेकिन बाद में यह एहसास हुआ कि गलती थी। मेरी जिंदगी के राज अगर छुपे ही रहें तो ज्यादा दिलकशी के हामिल होती हैं। एक ऐसी औरत जो लम्हों में मेरे सामने नुमाया हो जाए अपना औरतपन खो बैठती है। औरत का हुस्न तो उसके पोशीदा वजूद में ही है। धीमे धीमे, आहिस्ता आहिस्ता, एक एक कदम बढ़ने में मैंने महसूस किया कि वो मुझे अच्छी लगती है। उसकी कुर्बत की खुशबू से एक नशा सा छाया रहता था मुझ पर। उसके अंदाज से पता चलता है कि उसके दिल में मेरे लिए एक मुकाम पैदा हो गया है। लेकिन जाहिर है मेरी जिंदगी में करार नाम की तो कोई चीज नहीं थी। मैं रुक तो सकता ही नहीं था, आगे बढ़ना था मुझे। जिंदगी के रास्ते यहाँ महदूद तो नहीं हो जाते। उसने कहा, तुमने क्या सोचा? किस बारे में रज्जो? अरे मेरे बारे में। और क्या? बाबा बताते हैं कि तुम्हारा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। हाँ, मैं हूं ना। और जब मैं हूं तो तुम्हें किसी और की क्या जरूरत है? इतना प्यार दूंगी तुम्हें, इतनी मोहब्बत करूंगी तुमसे कि सारी दुनिया को भूल जाओगे। मैं सरसराती निगाहों से उसे देखने लगा। एक हसीन सी मासूम सी लड़की अगर खुलकर ये अल्फाज कह दे तो बाकी सारे काम रखे रह जाते हैं। मैंने अब तक जो जिंदगी गुजारी थी और फिर उसमें जिस तरह एक शैतान दाखिल हो गया, उसके बाद जिन रास्तों की तरफ सफर किया, वो रास्ते यहाँ पर रुक तो नहीं जाते। बेचारे अलियास चाचा अपनी बेटी का मुस्तकबिल मुझसे वाबस्ता करना चाहते थे, लेकिन मैं जानता था कि ये मुमकिन नहीं।
इतने अच्छे थे वो कि जिंदगी में पहली बार मैंने किसी के साथ नेकी और इंसाफ करने के बारे में सोचा। रज्जो को इस मंजिल से भटका देना बहुत आसान काम था। मासूम और सादा लड़की थी, लेकिन ये रास्ते भी अपना कर देखे जाएं, हो सकता है दिल को सुकून मिले। हो सकता है जिन लोगों की मोहब्बत ने मुझे हरचंदी के जाल से निकाला है वो मेरे सुकून की मंजिल तलाश कर सकें। चुनाचे खामोशी से एक रात वो जगह छोड़ दी और वहां से चल पड़ा। इस दौरान पहली बार मैं उस बस्ती से गुजरा जहां से लोग कभी कभी आ जाया करते। 2-3 ऐसे थे जो बाकायदा भेड़ों का दूध ले जाया करते। बस्ती बहुत छोटी थी। मैं उसके आखिरी मुकाम से भी गुजर गया। आगे खेत बिखरे हुए थे, इक्का दुक्का लोग नजर आ रहे थे, किसी ने तवज्जो नहीं दी। मैंने रफ्तार खासी तेज कर दी। किसी खास सिमत का तयन नहीं किया, बस चल रहा था और ये सोचकर चल पड़ा कि इतनी दूर निकल जाऊं कि रज्जो और अलियास चचा मुझे तलाश न कर सकें। पहली बार किसी की इज्जत के रखवाले की हैसियत इख्तियार की। दिन निकला, दोपहर चढ़ी। वीरान जंगलों के सिवा और कुछ नहीं था। दरख्त नजर आ रहे थे, परिंदे परवास कर रहे थे। आसमान शफाफ था, धूप फैली हुई थी और जब पैरों ने जवाब दे दिया तो एक घने सायादार दरख्त के नीचे बैठ गया। दरख्त के तने से पुश्त लगाकर आंखें बंद कर ली। बदन पर एक थकन सी सवार हो गई। पिछले चंद रोज इतने सुकून से गुजरे थे कि जिंदगी कुछ काहिली का शिकार हो गई, लेकिन और रुकना मेरी फितरत में नहीं था। ना जाने कितनी देर दरख्त के नीचे बैठा रहा। फिर सूरज ढले आंख खुली और मैंने वहां से कदम आगे बढ़ा दिए, यहां तक कि सूरज छुप गया और रात के ये शाम के धुंधलकों में मुझे एक इमारत नजर आई, टूटी फूटी खंडर नुमा। इमारत ज्यादा फासले पर नहीं थी। मेरे कदम उस इमारत की जानिब उठ गए। जमीनों का ढेर, एक बड़ा सा गुंबद, कदम उसकी जानिब बढ़े और मैं कुछ देर के बाद वहां पहुंच गया। खंडरात से अंदाजा होता था कि कोई पुरानी मस्जिद है, लेकिन इतनी पुरानी कि अब उसकी सीढ़ियां तक सलामत नहीं। बड़ा सहन था, जिनमें जगह जगह ईंटों के ढेर लगे हुए और चारों तरफ पत्ते बिखरे हुए। किसी इबादत गाह में होशो हवास के आलम में दाखिल नहीं हुआ, लेकिन अचानक ही दिल चाहा कि कुछ करूं और फिर मैंने वो पत्ते समेटे। उन्हीं में से एक छालनुमा चीज लेकर सूखे पत्तों की झाड़ू बनाई और इसके बाद कमीज उतार कर सहन की सफाई में मशगूल हो गया। ईंटों के ढेर के दरमियान से पत्ते साफ करते करते इतनी देर हो गई कि रात हो गई। सूखे पत्ते समेट कर मैंने इमारत के पिछले हिस्से में फेंके और वहां ऐसे और पत्तों का अंबार देखकर हैरान रह गया। इसका मतलब था कि कोई बाकायदा सहन साफ करके पत्ते यहाँ फेंकता है और अब कोई काम नहीं था। मैंने उन्हीं साफ की हुई जगह में से एक छोटा सा टुकड़ा मुंतखिब करके अपने आराम की जगह बना ली। अलबत्ता भूख लग रही थी। दिन भर प्यास की शिद्दत भी रही, कहीं पानी नहीं मिला और मैं यहाँ तक आ गया और यहाँ भी पानी पीने का कोई जरिया नजर नहीं आ रहा था। फिर मुझ पर गनूदगी सी तारी हो गई। ना जाने कितना वक्त गुजरा। दिमाग आहिस्ता आहिस्ता सो गया कि किसी ने मेरा पांव पकड़कर झिंझोड़ा। इधर उधर देखा तो 3-4 आदमी नजर आए। अब चांद निकल आया था। उनमें से एक ने कहा, यह सोने की जगह नहीं है भाई, रास्ता है, चलो हटो, रास्ता छोड़ो। मैं घबरा कर उठ गया। मेरी निगाहें इधर उधर का जायजा ले रही थीं और मैं ताज्जुब भरी निगाहों से उन लोगों को देख रहा था जो उस टूटी मस्जिद में नमाज पढ़ने आए थे। फिर कुछ और हाथों ने मुझे पीछे धकेला। मैं हैरान होने लगा। यहाँ तो आसपास कोई आबादी थी भी नहीं। फिर सफ़ेद लिबासों में मलबूस कौन लोग हैं ये जो यहाँ तक आए हैं? अचानक ही उनमें से एक सफ़ेद रेश की निगाह मुझ पर पड़ी और उन्होंने मुझे घूरते हुए कहा, क्या कर रहा है तू यहाँ? कौन है तू? तेरे बदन से तो बदबू आ रही है। हाँ, मैं नहाया नहीं हूँ। यहाँ से दफा हो जा, ये इबादत की जगह है। मगर मैं? चला जा यहाँ से, चला जा, अपना रास्ता ले जा। हमारी इबादत में दखल अंदाजी न करो वरना नुकसान उठाओगे। मैं आप लोगों की इबादत में हिस्सा लेना चाहता हूँ। अरे दिमाग खराब हो गया है तेरा? तेरे बदन की बदबू तो ये बताती है कि गुनाहों की दलदल में जिंदगी गुजारी है। इबादत करेगा हमारे साथ? बड़ा आबिद है। चल यहाँ से वरना धक्के देकर निकाल देंगे, चला जा। खुद मैंने एक लम्हे के लिए सोचा और उसके बाद वहां से आगे बढ़ गया। अब मेरे दिल में ना जाने क्यों गम का सा एहसास पैदा हो रहा था। बहुत दूर तक चलता रहा और रात गुजरती रही। बड़ी अजीब सी कैफियत थी। भूख प्यास में एक तरह से ये भी कहा जाए तो गलत ना होगा कि जान निकाल रखी थी और मैं ये सोच रहा था कि क्या मैं इस कैफियत को बर्दाश्त कर सकूंगा। ये तो बड़े सख्त लम्हात थे। सोचना था, गौर करना था और फैसला करना था। थकन ने एक जगह बिठा दिया। हाथों पैरों की जान निकलती हुई महसूस हो रही थी, लेकिन अक्ल अब भी साथ दे रही थी और मैं ये सोच रहा था कि जो हालात मैंने चैलेंज समझकर कबूल किए हैं उनमें जिंदगी गुजार सकूंगा या नहीं। ना जाने कितना फासला तय करके मैं एक बस्ती में पहुंचा। इंसान हर जगह अपनी अपनी जिंदगी गुजारते हैं और उनके पास एक दूसरे के लिए मोहब्बत भी होती है और वो एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक भी होते हैं। मुझे दिलचस्पी महसूस हो रही थी इंसानों की उस बस्ती में। किसी ऐसे इंसान की तलाश थी मुझे
जो फिर से मेरी राहबरी कर सके, मेरे साथ वक्त गुजार सके। ये भी एक घाट था। यहाँ धोबी कपड़े धो रहे थे। वहां से आगे थोड़े फासले पर मैंने एक शख्स को देखा, भारी बदन का, एक खुश मिजाज सा आदमी। मुझे देखते ही बोला, क्या नाम है तुम्हारा? हारूनुल रशीद तो नहीं हो? जी। मैंने ताज्जुब से उन्हें देखा। हाँ, हम इंतजार कर रहे हैं। हालांकि नाम हमारा भी अबुल हसन नहीं है, पर क्या करें भाई, वही वाली बात है ना कि अलिफ लैला पढ़ते रहते हैं। घर वाली से मिलोगे और अलिफ लैला का तज़किरा करोगे तो डंडा लेकर तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी। और ये बात तो तय है कि हम आज के दौर के अबुल हसन हैं। आपकी बातें मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रही। चलो आओ, हमारे साथ नाश्ता करो। हम इंतजार कर रहे थे कि कोई मुसाफिर मिल जाए तो उसके साथ नाश्ता करें। भैया वो जो कहते हैं ना कि आगे नाथ न पीछे पग्गा, कोई आगे पीछे है नहीं। एक घर वाली है तो वो भी देखोगे तो जी खुश हो जाएगा। वैसे एक बात कहें, बुराइयां कितनी ही कर लें हम उसकी, पर भैया है बड़ी मोहब्बत करने वाली। अरे आओ, तुम हमारी खड़े खड़े शक्ल क्यों देख रहे हो? सुबह का नाश्ता करते हैं तो दिल चाहता है कि कोई मुसाफिर मिल जाए, साथ ले आएं, उसके साथ खाएं। बस ये कमजोरी है हमेशा हमेशा की। आ जाओ आ जाओ। उसने आगे बढ़कर मेरा हाथ पकड़ा और थोड़ा सा फासला तय करके एक अहाते के अंदर ले गया। छोटा सा मकान था, बड़ा सा दरवाजा, दरवाजे के उस तरफ का माहौल खालिस देहाती। पीपल के दरख्त के नीचे चारपाई बिछी हुई थी जिस पर चादर थी। उस शख्स ने मुझे चारपाई पर बिठा दिया और खुद मुझसे थोड़े फासले पर बैठ गया। फिर बोला, असल में हमें अलिफ लाला पढ़ने का बहुत शौक है। सारे के सारे किस्से मजेदार हैं, पर घर वाली कहती है, यानी तुम्हारी चच्ची, क्या अलिफ लाला पढ़ पढ़कर अपनी जिंदगी खराब की है? अरे भाई, अब ये बताओ, भला अलिफ लाला पढ़ने से जिंदगी खराब होती है? क्या बताऊं मैं आपको? क्यों? इसलिए कि मैंने अलिफ लाला पढ़ी ही नहीं। लो, मारे गए खोटे से। जी नहीं, हम अपनी बात कर रहे थे। अच्छा एक बात सुनो, अलिफ लाला अगर तुमने पढ़ी नहीं है तो सुनोगे तो सही। क्या मतलब? अरे यार, मुसाफिर हो, तुम्हें अंदाजा हो गया बस्ती के एक एक आदमी को जानते हैं हम। पहले तुम्हें कभी नहीं देखा। अब कहीं जा रहे हो तो कुछ दिन के बाद चले जाना, जल्दी क्या है? जरा थोड़ी सी गपशप रहेगी। हमारा दिल लगता है इंसान का इंसान से। मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा, आपकी मर्जी है, आपने मुझसे मेरे बारे में नहीं पूछा। कहने को तो हम तुम्हें मुसाफिर कह सकते हैं, मगर तुम्हारा नाम क्या है बता दो। यूसुफ है मेरा नाम। लो, ये अलग कहानी हो गई। हमने यूसुफ जुलेखा भी पढ़ी है, क्या समझे? उसने कहा, आप तो बहुत तालीम याफ्ता मालूम होते हैं। नहीं खैर, इसको तालीम तो नहीं कहो। भला यूसुफ जुलेखा किसने नहीं पढ़ी? हमने कौन सा बड़ा काम कर डाला है, मगर हमें किताबें पढ़ने का शौक है, बड़ा शौक है। तुम्हें अलिफ लैला सुनाएंगे पहले, और अगर बात बन गई तो यूसुफ जुलेखा भी सुना देंगे। वैसे तो हमारे पास बहुत सी किताबें हैं। मुझे हंसी आ गई। अलियास चचा ही क्या कम थे, ये अलिफ लैला साहिब भी मिल गए। लेकिन वही बात, जिंदगी के तजुर्बे हो रहे थे और मैं आलिम अली और मिर्जा शमशाद बेग के अहकामात के मुताबिक दुनिया को नए रंग में देख रहा था। फिर मैंने उनसे कहा, जनाब, आपने मुझे जाने बूझे बगैर ही दावत दे दी है, कहीं ऐसा ना हो आपको कोई तकलीफ उठानी पड़े। देखो भाई, अल्लाह का दिया सब कुछ है हमारे पास। औलाद नहीं है, खाते पीते हैं, ऐश करते हैं, कोई परेशानी नहीं है। घर वाली अलबत्ता जरा खतरनाक है, वो भी अलिफ लाला के सिलसिले में कहती है, जो कुछ पढ़ते हैं उसके पीछे पड़ जाते हैं, वही बनने की कोशिश करते हो। जबकि किसी कहानियों की बातें कुछ और होती हैं और हकीकत की दुनिया उससे काफ़ी मुख्तलिफ। क्या ऐसा होता है? पता नहीं इन चक्करों में कौन पड़े, बस मज़ा आता है। अब ज़रा बैठो, नाश्ता लाते हैं तुम्हारे लिए। एक मिनट, आपने मुझे अपना नाम तो बताया नहीं। अरे भाई, लोग हमें अहमद चचा कहते हैं। ठीक है, मैं अभी आपको यही कहूँगा। मर्जी है तुम्हारी, जो दिल चाहे कह लो। वो अंदर चले गए तो मैंने गहरी निगाहों से आसमान को देखा और कहा, बुरे नहीं है ये लम्हात भी, बुरे नहीं हैं। जिंदगी के तजुर्बों को जितना महदूद कर लिया जाए महदूद हो जाती हैं, और अगर हम जिंदगी की तलाश में निकल जाएं तो जिंदगी वाकई अपने ऐसे ऐसे रूप दिखाती है कि लुत्फ ही आ जाए।